नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे हेमेंद्र आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पर एक बार इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या ये सीरीज है इसके बारे में समझ। तो 15 मिनट कॉन्सेप्ट, तो 15 मिनट की पूरी की क्लास रहने वाली है। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ और 15 मिनट में कंप्लीट कॉन्सेप्ट देंगे एक टॉपिक का। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एनर्जी मीटर का हीट एनालिसिस यहाँ पर आज देखने वाले हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ में आए सारी की सारी चीजें इस पूरी की पूरी 15 मिनट की क्लासरूम के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कितने स्टूडेंट जो कि यहाँ पर सीख पाते हैं इस पूरे के पूरे लॉजिक को। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कि एनर्जी मीटर होता क्या है, किस तरीके से आपका एनर्जी मीटर वर्क करता है। तो देखो यार, इस तरीके का आपका एनर्जी मीटर दिखता है। देखो यार, तुम्हारा बिजली का मीटर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और इधर भी अगर तुम देखो तो यार धीरे धीरे करके पॉइंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से होता है, और आज की तारीख में ये चीज नहीं होती। आज की तारीख में जो मीटर्स आते हैं वो डिजिटल मीटर्स आते हैं। लेकिन आज भी आपके एग्जामिनेशन में एनर्जी मीटर, इस मीटर से क्वेश्चन आता है जो कि इस तरीके से दिखता था। अब जो आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीपीसीएल हो, एसएससी जेई हो, या कोई सा भी दूसरा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो, वहां पर क्वेश्चन देखे जाते हैं इस एनर्जी मीटर से। ऑल्दो घरों में आज इसको नहीं देखा जाता, घरों में ये नहीं होता, घरों में अब डिजिटल मीटर ही यूज करते हैं हम लोग। तो ये जो एनर्जी मीटर हमारे सामने है, ये बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ये एक इंडक्शन प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पहले यूज किया जाता था। इंडक्शन का मतलब क्या है, ये एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। यह एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि यार जो भी रीडिंग है ये उसको देखता भी है, उसको रिकॉर्ड भी करता है, और जो जितनी भी रीडिंग है उसको एडिशन भी कर देगा। जितनी भी रीडिंग है उसका कम्युलेटिव एडिशन भी ये कर देगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद ये किस चीज को मेजर करता है, ये मेजर करता है कितना एनर्जी आपने यूज की है इन अ पर्टिकुलर मंथ या इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो जितनी भी पावर है मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दो तो एनर्जी आ गई। इसकी यूनिट क्या होती है, कि क्या यूनिट हम लोग बिजली की देते हैं, किलो वॉट आवर। किलो वॉट, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट आपका होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट आपका होता है। चलो जी यार, ये कुछ चीजें हैं जो कि हम समझ चुके हैं अबाउट द एनर्जी मीटर। तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखी हुई है डेफिनेशन, द एनर्जी इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन अ यूटिलाइज्ड बाय द लोड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। Clear? कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। आगे बात करें कि सर इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिकल एंड इंडस्ट्रियल एसी सर्किट फॉर मेजरिंग द पावर कंजम्पशन। इसमें भी कोई टेंशन की बात है नहीं। आगे बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि वहां से ही मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका क्या क्या कहता है उसको यहाँ पे देख लें। दिस इज द एंटायर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एनर्जी मीटर। बेसिकली इट कंसिस्ट व्हाट, टू कोर्स। दो दो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कोर होती है। पहली जो कोर है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है इसको। पहली जो कोर है वो ये वाली कोर है आपकी। ये एक ई शेप की कोर, ऐसी कोर होती है बेटा, ई शेप की आपकी कोर होती है। और दूसरी वाली कोर अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाली है, ये एक यू शेप की कोर होती है। नंबर वन इज द ई शेप कोर, नंबर टू इज द यू शेप कोर। और बीच में एक यहाँ पर एक डिस्क लगी हुई है। ये डिस्क कौन सी लगी हुई है, ये बेसिकली एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई है। एल्यूमिनियम डिस्क यहाँ पे लगी हुई है, सारी गोल 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 घूमती रहती है। अभी मैंने घूमते हुए दिखाया भी था आपको। होता क्या है कि सबसे पहले अपन ने कनेक्ट कर दिया ये करंट कॉइल को यहाँ पे। यू शेप की कोर के साथ किसको कनेक्ट किया है, करंट कॉइल को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया है। उसके बाद मैंने एक लोड लगा दिया है। अब हुआ क्या है कि जैसे ही आपने लोड चलाया है, फॉर एग्जांपल आपने एसी ऑन किया है, अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एसी, कि वो अपनी क्षमता के अनुसार करंट को खींचेगा। अपनी क्षमता के अनुसार करंट को क्या करेगा, खींचेगा। अगर वो करंट को खींच रहा है तो डेफिनेटली ये करंट बढ़ रहा है, डेफिनेटली ये करंट बढ़ रहा है। एंड डेफिनेटली ये कॉइल्स की वजह से फ्लक्स का ट्रांसफर होगा, कहीं ना कहीं पे होगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा। फ्लक्स का ट्रांसफर होगा कहीं ना कहीं पे तो होगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पर देखो, ये सीरीज है, मतलब सप्लाई के साथ शंट में एक और कॉइल लगा दी गई है, प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल यहाँ पे लगा दी गई है, करंट कॉइल यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी। अब होता क्या है, ये प्रेशर कॉइल गॉट एनर्जाइज्ड बाय द सप्लाई, और ये बोलती है कि भाई मेरे अंदर से करंट फ्लो करा सकते हो, कि मैं तो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड हूँ। मैं तो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड हूँ, तो मेरे अंदर से तुम करंट फ्लो करवा लो।
कौन करंट फ्लो करवा लेगा? ये वाले लोग करंट फ्लो करवा लेंगे। तो इसका मतलब फ्लक्स फ्लो होता है कहां से? मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फॉलो करते हुए इन दोनों करंट कॉइल्स और इस एक प्रेशर कॉइल के अंदर। देखो इस तरीके से ये फ्लक्स फ्लो होगा, और बीच में से, बिल्कुल स्पिंडल के बीच में से और साइड में से। अब देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक दिख रहा है, एक बार देखते हैं, है ना? तो इस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी नीचे से ऊपर की तरफ करंट, यहाँ फ्लक्स यहाँ पे फ्लो हो रहा है। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब इस डिस्क के ऊपर क्या हो रहा है ये समझते हैं। इस डिस्क के ऊपर क्या कहानी है बेटा? ये डिस्क एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और साथ ही साथ में कंडक्टिंग मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक और कंडक्टिंग मटेरियल है ये। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर से अगर फ्लक्स फ्लो होगा तो इसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट बनने लगेंगे। उस सर्कुलेटिंग करंट को हम कहते हैं एडी करंट। उस एडी करंट की वजह से इस डिस्क के अंदर रोटेशन आएगा। उस एडी करंट की वजह से इस डिस्क के अंदर रोटेशन आएगा। अगर इस डिस्क के अंदर रोटेशन आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा करंट घूम रहा है। और करंट घूम रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कितना लोड करंट को कंज्यूम करवा रहा है। तो इसका मतलब जितना मेरा लोड ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेरा डिस्क का रोटेशन होगा। सिंपल सी बात है। जितना मेरा लोड ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेरा डिस्क का रोटेशन होगा। और डिस्क बीचों बीच से कनेक्टेड है कहाँ पे? एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के साथ। डिस्क बीचों बीच से कनेक्टेड है कहाँ पर? एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के साथ। उसी वजह से आप यहाँ पर देख पाते हैं बेटा, इसी वजह से आप यहाँ पर देख पाते हैं कि जो मीटर है उसकी डिस्क घूम रही है और साथ साथ में उसकी रीडिंग भी चल रही है। मीटर है, उसकी डिस्क घूम रही है और साथ साथ में उसकी रीडिंग यहाँ पर चल रही है। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, ये पूरा का पूरा एनालिसिस है यहाँ पे। और इसमें एक दो चीज और बताया तो, ये ब्रेक मैग्नेट होता है ना, ये इस मेरी डिस्क को एक नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड में घुमाने के लिए, मतलब बेसिकली ये डिस्क का मूवमेंट बहुत ज्यादा ना हो जाए, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, तो वो प्रोवाइड कराने के लिए ब्रेक मैग्नेट यूज में लिया जाता है। अब देखो इसका नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। इस करंट कॉइल की वजह से करंट कैसे जा रहा था? नीचे से ऊपर। इस नॉर्थ से साउथ के वजह से करंट कैसे जाएगा? उल्टी डायरेक्शन में। जब उल्टी डायरेक्शन में करंट जाएगा तभी तो हम बोल पाएंगे कि यार इसकी रोटेशन रुक पा रही है। यहाँ पर यूज किए जाते हैं शेडेड बैंड। शेडेड बैंड क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि इसके अंदर जो फ्लक्स और इसकी ईएमएफ रहे, उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहे, दोनों कॉइल्स के लिए। जो कॉइल होती है ये हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है, ध्यान रख लेना। हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है, इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। करंट कॉइल की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा होता है, ये बात समझ लेना, क्योंकि इससे ज्यादा करंट ऑब्वियसली फ्लो होना ही होना है। तो यहाँ पर हमने लगभग लगभग पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख लिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट में बाकी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करना है हमें। दो तरीके के इसमें टॉक्स होते हैं। एक टॉक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, ब्रेकिंग सिस्टम। जो ड्राइविंग सिस्टम है वो बेसिकली ड्यू टू द फ्लक्स ऑफ द करंट कॉइल की वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है? एंड मिनिमम रिलक्टेंस पाथ में वो फॉलो करता है और पूरा फ्लक्स हमारा फ्लो हो जाता है। उसको रोकता कौन है? मैग्नेट। एक स्पेशल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है जिसकी सहायता से हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप देखेंगे तो वहां पे कोई ये नहीं बोलता कि यार यहाँ पे ड्राइविंग टॉर्क है। क्यों नहीं बोलते ऐसा? तो ऐसा इसलिए नहीं बोलते, यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड ड्राइविंग टॉर्क? ड्राइविंग टॉर्क, मान लो आज तुम्हारी जॉब लग गई और तुमने एक गाड़ी खरीदी नहीं कि नहीं, क्या बोलोगे? यू आर ड्राइविंग अ टॉर्क, ड्राइविंग अ कार, या फिर यू आर डिफ्लेक्टिंग अ कार? बोलोगे यार सर आई एम ड्राइविंग अ कार। ड्राइविंग क्यों बोला जाता है? ड्राइविंग इसलिए बोला जाता है जब भी किसी चीज का रोटेशन पूरा 130 डिग्री के आगे भी चलता रहे, या अगर पूरा रोटेशन 130 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, अगर पूरा रोटेशन 360 डिग्री या उसके आगे भी चलता रहे तो उसे बोला जाता है ड्राइविंग सिस्टम। और अगर पूरा रोटेशन 360 डिग्री से कम रहे तो उसे बोला जाता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। ये दो चीजें आप ध्यान रखना। क्लियर है? ब्रेकिंग टॉर्क और ड्राइविंग टॉर्क।
अच्छा, इसकी एक कांस्टेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसे कहते हैं मीटर कांस्टेंट। उसकी यूनिट होती है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर इसके मीटर कांस्टेंट को डिफाइन करता है। एंड यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एंड न्यूमेरिकल का जो बेसिक सिद्धांत होता है वो यही होता है कि आप सही तरीके से यूनिट बैलेंसेस कर ले। अगर आप यूनिट बैलेंस कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, अलग अलग जगह पे बताया जाता है कि यार आपके फैन इतनी रेटिंग का है, ट्यूबलाइट इतनी रेटिंग का है, तो कितनी देर के लिए चलेगा। उस तरीके के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली समस्या यहाँ पर इसमें बहुत बड़ी आई, उस समस्या के बारे में बात करते हैं अगले 2-3 मिनट। क्रीपिंग क्या समस्या होती है। देखो यार, क्रीपिंग एक ऐसी समस्या होती है कि अगर आपका जो मीटर है ये धीरे 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 घूमता रहे, धीरे धीरे घूमता रहे इन लो लोड्स और लाइटली लोडेड कंडीशन, इन लो लोड्स और लाइटली लोडेड कंडीशन में अगर आपका मीटर धीरे 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 घूमता रहे, उसे कहते हैं क्रीपिंग। तो मतलब आप बिजली की खपत नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो मीटर है वो चल रहा है और आपकी बिजली का बिल आपको भरना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली बिजली का बिल आपको ज्यादा भरना पड़ेगा। ये एक समस्या हमको दिखी है इस मीटर में। और इसका समाधान क्या हो सकता है, पहले तो इसका रीजन समझते हैं। यहाँ पे रीजन लिखा है ना, इसका रीजन होता है ओवर कंपनसेशन। अब होता क्या है, जब मीटर मेरा चल रहा है, मीटर मेरा घूम रहा है, तो उसके अंदर से स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं कंपनसेशन। समझे बात को। जब मीटर मेरा घूम रहा है, मीटर मेरा चल रहा है, डिस्क मेरी घूम रही है, डिस्क मेरी चल रही है, तो उसके अंदर से स्टैटिक कंपनसेशन को हटाने के लिए, ठीक है ना, तो हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टैटिक कंपनसेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्रिक्शन को हटाने के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाने के लिए हमने कंपनसेशन प्रोवाइड कराया। तो ये उस स्थिति के लिए करवाया जब मीटर मेरा घूम रहा है, डिस्क मेरी घूम रही है। अब मान लो हम लाइटली लोडेड कंडीशन पे हैं, तो जो कंपनसेशन हमने प्रोवाइड कराया था स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाने के लिए, वो अब ओवर कंपनसेशन बन चुका है। और उस ओवर कंपनसेशन की वजह से हमारी डिस्क धीरे 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 रहती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट रीजन क्रीपिंग का। दूसरा रीजन है ओवर वोल्टेज। तब हो सकता है यार ओवर वोल्टेज हो जाए, कहीं पे कोई फॉल्ट हो जाए, तो उसकी वजह से आपकी क्रीपिंग बढ़ जाती है। तीसरा होता है वाइब्रेशंस। ये 3 रीजन है जिनकी वजह से क्रीपिंग होती है। अब इसकी रेमेडी समझते हैं। रेमेडी मतलब इसको सही कैसे किया जाए, क्योंकि ज्यादा बिल कौन देना चाहता है, ना तुम देना चाहते हो ना मैं देना चाहता हूं। तो इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी है कि पूरी जो डिस्क है हमारी की दो कोनों पर, मतलब हॉरिजॉन्टली, मतलब एक कोना इस तरफ एक कोना इस तरफ, दोनों पे 2 होल्स को ड्रिल कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी डिस्क घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, ठीक है, और बीच में हमने होल्स लगा दिए। ये वो कंडीशन पे घूम रही है जब मैं लोड का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, ये उस कंडीशन पे घूम रही है जब मैं लोड का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। उस कंडीशन में डिस्क घूमते घूमते मैग्नेट के पास से जाएगी, तो वहां पे चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर का रिलक्टेंस होता है वो ज्यादा होगा उस कंडीशन पे, तो चेंज इन फ्लक्स वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या बन जाएगा, डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ई बन जाता है। ई है और डिस्क का कुछ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो है ही ना, ई हो गया आर हो गया, तो वहां पर एक सर्कुलेटिंग करंट बनने लग जाएगा। और वो सर्कुलेटिंग करंट डिस्क के मूवमेंट को रोक देगा। वो सर्कुलेटिंग करंट डिस्क के मूवमेंट को रोक देगा, तो डायगोनली अपोजिट होल्स ड्रिल करने से क्रीपिंग से बचा जा सकता है। डायगोनली अपोजिट होल्स ड्रिल करने से क्रीपिंग से बचा जा सकता है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई थिंक all the points have been covered here mostly, and ड्राइविंग सिस्टम, ब्रेकिंग टॉर्क, अगर कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, कमेंट में कर देना, हम एक बार फिर से उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली मैंने कोशिश करी है कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर कराई जाए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया जरूर इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।